चलो, आर यू गाइस रेडी फॉर द क्विक रिकैप? मैं एक छोटा सा 15 मिनट्स का क्विक रिकैप दे रहा हूं आप सबको। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सो ओवरऑल आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन जो मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन एक ही नोट्स में बना के रखा है, एक ही नोट्स में मैंने बना के रखा है पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन कुल मिला के 36 पेज का विद एग्जांपल्स करके। तो वो है क्या ओवरऑल बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन? तो बिजनेस कॉम्बिनेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, जहां पर आप नेट असेट्स एक्वायर करते हो किसी कंपनी के फिजिकली जब आप किसी कंपनी के नेट असेट्स एक्वायर करते हो तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग होती है, जहां पर वो कंपनी बंद हो जाती है। दूसरा एक आप शेयर्स के थ्रू एक्वायर करते हो, मतलब जहां आप सब्सिडरी कंपनी बना लेते हो। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी बना लेते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर दो टाइप की अकाउंटिंग बताई जाती है, एक होता है एक्विजिशन मेथड, एक होता है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। एक्विजिशन मेथड जो एक नॉर्मल अकाउंटिंग है, जहां पर आप फेयर वैल्यू पे नेट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो, एनसीए रिकॉर्ड करते हो, गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज निकालते हो। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो अभी हमने सीखी, जो सीसीबीसी में लगती है। इवन अगर डीमर्जर भी हो रहा है तो डीमर्जर में भी जो रिजल्टेंट कंपनी होती है वो एक्विजिशन मेथड ही लगाती है। इवन अगर रिवर्स एक्विजिशन होता है तो जो अकाउंटिंग एक्वायरर होता है वो एक्विजिशन मेथड ही लगा के गुडविल निकालता है। नाउ अकाउंटिंग मेथड का इंपॉर्टेंट क्या है, क्या स्टेप्स होती है? सबसे पहले अकाउंटिंग मेथड बोलता है, एक्विजिशन मेथड बोलता है कि सबसे पहले तो एक्वायरर कौन है वो फाइंड आउट करो, और वो सिंपल रूल है, जिसके पास कंट्रोल आया वो एक्वायरर है। तो रिवर्स एक्विजिशन में हमें ढूंढना पड़ता है, फिर फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। डेट ऑफ एक्विजिशन इसलिए क्योंकि इस डेट पर एक्चुअल में चार चीजें निकाली जाती हैं, फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई और फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज। डेट ऑफ एक्विजिशन तो वैसे बहुत सिंपल है, बट एक्चुअली में अगर मान लो किसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल अभी पेंडिंग है, उसके बिना हम बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, भले हमने टेक ओवर कर लिया, तो वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी का जो डेट हमें मिलेगा, जिस दिन हमें रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव किया, उस दिन हम डेट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं। तो डेट ऑफ एक्विजिशन में चार चीजें निकालते हैं, परचेज कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और फाइनली गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज। सबसे पहले जब आप परचेज कंसिडरेशन निकालते हो तो परचेज कंसिडरेशन में मैं आपको दिखाता हूं, परचेज कंसिडरेशन में आपका कैश आता है। अगर आप डेफर कैश दे रहे हो, कैश बाद में पे करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू पे आता है। परचेज कंसिडरेशन में आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, इन सबकी फेयर वैल्यू आती है। परचेज कंसिडरेशन में कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन होता है, परचेज कंसिडरेशन में शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड आते हैं, उसका सिर्फ प्री कॉम्बिनेशन पीरियड आता है। और परचेज कंसिडरेशन ओवरऑल परचेज कंसिडरेशन में आप प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के कारण आपके जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उनको प्लस माइनस करते हैं। प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक्विजिशन ट्रांजैक्शन से पहले ही हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर चुके थे, जिसका कोई कॉम्पनसेशन पेबल रिसीवेबल था, जो पीसी में हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट पीसी से हटा के अलग से डालना पड़ता है। तो ये होता है आपका परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, परचेज कंसिडरेशन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो भी एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट होती है वो आप हमेशा पीएनएल में डालते हो, पीसी में नहीं ले जाते हो। डेफर्ड कंसिडरेशन आप हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे निकालते हो। प्रेजेंट वैल्यू पे एक बार डेफर्ड कंसिडरेशन निकल गया तो एवरी बैलेंस शीट डेट पर आप डेफर्ड कंसिडरेशन पेबल को रीमेजर करते रहते हो, अगर उसका नेचर फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो, और अगर उसका नेचर इक्विटी है तो आप उसको रीमेजर नहीं करते हो। जब भी आप उसको रीमेजर करोगे तो उसका इफेक्ट पीसी में नहीं डालोगे, उसका इफेक्ट अल्टीमेटली पीएनएल में डालोगे। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन आप हमेशा फेयर वैल्यू पे बुक करते हो, बाद में हर बार वो रीमेजर होती रहेगी और कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन लास्ट में पे हो जाएगा। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन अगर इंप्लॉय सर्विस के ऊपर बेस्ड है, इंप्लॉयमेंट सर्विस के ऊपर बेस्ड है, तो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पीसी में नहीं आएगा। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन भी अगर लाइबिलिटी के फॉर्म में है तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी का नेचर है या फिर इक्विटी का नेचर है। जैसे मैं तुम्हें अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो इक्विटी शेयर इशू करूंगा आगे चल के, तो वो इक्विटी नेचर हो गया, या मैं तुम्हें कैश दूंगा आगे चल के, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया। अगर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन टाइम टू टाइम रीमेजर होता रहेगा और उसका डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। अगर वो इक्विटी नेचर का है तो वो रीमेजर भी नहीं होगा। ईसॉप हमने बात कर ली थी, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हमने बात कर ली थी। इसके अलावा पीसी के अलावा हमें नेक्स्ट स्टेप होती है, हमें एनसीआई निकालना होता है। एनसीआई या तो आप फेयर वैल्यू पे निकालते हो या तो आप नेट एसेट्स ऑफ प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड पे निकालते हो एनसीआई, और आप नेट एसेट्स निकालते हो। अब आप नेट एसेट्स कैसे निकालते हो? नेट एसेट मतलब असेट माइनस लायबिलिटी, या फिर दूसरा तरीका, जब आप असेट माइनस लायबिलिटी से नेट एसेट निकालते हो तो क्या शानदार तरीका मैंने आपको निकाल के दिया है, ध्यान से देखो कितना मस्त तरीका। जब आप नेट एसेट्स निकालते हो अक्वायरी के, और अगर आप असेट माइनस लायबिलिटी अप्रोच से निकालते हो, तो आप सामने वाली कंपनी, एक्वायरी कंपनी की बैलेंस शीट के सारे एसेट्स ले लो फेयर वैल्यू पे, सारे एसेट्स ले लो फेयर वैल्यू पे, एक्सेप्ट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। उस कंपनी के सारे लाइबिलिटी असेट्स वो वाले ले लो जो उसकी बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहे पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, वो भी फेयर वैल्यू पे ले लो। ठीक है, उस कंपनी के नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर पे ले लो। ठीक है, उस कंपनी की बैलेंस शीट में जितनी भी लाइबिलिटीज दिख रही हैं वो सब पेबल वैल्यू पे ले लो। उस कंपनी की बैलेंस शीट में अगर कोई लाइबिलिटी नहीं दिख रही है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेन लाइबिलिटी बन सकती है, तो वो फेयर वैल्यू पे ले लो। डीबीओ लाइबिलिटी को इंड एस 19 के हिसाब से फेयर वैल्यू करके ले लो। इंडेमनिफिकेशन एसेट ले लो, क्योंकि आपने कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ली है तो हो सकता है एक्वायरी कंपनी आपको इंडेमनिफाई करेगी, तो इंडेमनिफिकेशन एसेट ले लो फेयर वैल्यू पे। इंडेमनिफिकेशन एसेट आप कुछ भी करके लाइबिलिटी से ज्यादा नहीं
रिकॉर्ड कर सकते हो। रीअक्वायर्ड राइट्स जो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हम ले सकते हैं इंटेंजिबल एसेट के फॉर्म में, वो ले लो। इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट, वो कंपनी कोई रिसर्च कर रही थी, उसका रिसर्च अभी बीच में था, हमने कंपनी टेक ओवर कर लिया, तो उसका इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट हमारी बुक्स में असेट माना जाएगा, वो ले लो। और इन सबके फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट के कारण जो भी डीटीए का इफेक्ट आएगा वो ले लो। तो ये इस तरीके से आप असेट माइनस लायबिलिटी करते हो। बट अगर आप वहीं इक्विटी प्लस अदर इक्विटी अप्रोच पे करते हो, इक्विटी प्लस अदर इक्विटी अप्रोच पे करते हो, तो उस कंपनी का आप शेयर कैपिटल बुक वैल्यू ले लो। आपको याद होगा हम स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स बनाते हैं जहां पर शेयर कैपिटल हम सबसे लास्ट में लेते हैं, उस कंपनी के सारे बुक वैल्यू के रिजर्व्स ले लो। अब उसमें आप एडजस्टमेंट्स करते रहो, जो असेट लाइबिलिटीज उसकी बुक्स में नहीं दिख रही थी पर आपको रिकॉर्ड करनी है, तो उससे आपकी नेट असेट्स बढ़ जाएगी, तो आप प्लस कर दो, लाइबिलिटीज अगर लोगे तो माइनस कर दो। ठीक है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कर दो असेट लाइबिलिटीज में और उसके कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज के। इसके अलावा इंडेमनिफिकेशन असेट के, मतलब वो असेट उसकी बुक्स में नहीं थी, रीअक्वायर्ड राइट्स इन प्रोसेस, और वहीं पर आप उसके रिजर्व्स में डीटी रिटेल का इफेक्ट ले लो, जो हम ये बनाते हैं नेट असेट्स के फॉर्म में, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एनसीआई। एनसीआई दो तरीके से निकालते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय, मतलब फेयर वैल्यू के हिसाब से, दूसरा प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट के हिसाब से। फेयर वैल्यू के हिसाब से जब आप एनसीआई निकालते हो तो एनसीआई के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, एक्वायरी कंपनी। दूसरा एक जुगाड़ू तरीका होता है, वो तरीका तभी यूज होगा जब आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि एनसीआई को फेयर वैल्यू के हिसाब से निकालो, पर फेयर वैल्यू पर शेयर नहीं दिया हुआ, तो आप करोगे कि भाई एक्वायरर ने जो पीसी खरीदा है वो भी तो फेयर वैल्यू है, और उसने वो पीसी खरीदा है फॉर 80% शेयर, तो 20% की प्रोपोर्शनेट वैल्यू क्या होगी, उस तरीके से। प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड इज अ वेरी सिंपल मेथड। आपने अगर नेट एसेट अच्छे से निकाली तो एनसीआई उसके प्रपोर्शन में आप निकाल लेते हो। ठीक है, जब आप एनसीआई निकालते हो तो एनसीआई दो प्रकार के होते हैं, क्वालिफाइंग एनसीआई, नॉन क्वालिफाइंग एनसीआई। क्वालिफाइंग एनसीआई बेसिकली जब आप निकालते हो तो क्वालिफाइंग एनसीआई आपके ऑर्डनरी इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो आप दोनों मेथड्स आपके लिए अलाउड है। नॉन क्वालिफाइंग एनसीआई मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर वारंट्स, कॉल ऑप्शंस, अगर कुछ लोग होल्ड करके बैठे हैं जो कि होल्डिंग का पार्ट नहीं है, तो वो नॉन क्वालिफाइंग एनसीआई होता है। एनसीआई आपका नेगेटिव भी आ सकता है। गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज की कैलकुलेशन में आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ता है, पीसी। पीसी में आपका अगर प्रीवियस इन्वेस्टमेंट भी था तो उसको आज फेयर वैल्यू पे लेके आते हो, फिर आप एनसीआई को लेते हो, प्लस करते हो और माइनस 100% नेट एसेट्स कर लेते हो, गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज आता है। अगर आपका गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज आता है तो वो ओसीआई के अंदर उस साल में, जिस साल में आपका आया उस साल के ओसीआई में जाता है, और वो जाके कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। ठीक है, गुडविल की बात करें तो गुडविल आप सेपरेटली दिखाते हो। गुडविल अगर आपका एनसीआई अगर आपने फेयर वैल्यू मेथड से निकाला था तो आपका गुडविल फुल गुडविल आता है, और अगर आपने एनसीआई प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड से निकाला था तो आपका गुडविल पार्शियल गुडविल आता है। पार्शियल गुडविल और फुल गुडविल जो भी आएंगे तो उसका इंपेयरमेंट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट पीरियड। मेजरमेंट पीरियड का फंडा यह है कि एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जब आप गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हो, उसके लिए नेट एसेट्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो हो सकता है नेट एसेट्स की कैलकुलेशन करते वक्त कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज को लेकर आप श्योर नहीं हो, बिकॉज आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये कहता है कि आप एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन के हिसाब से एस्टिमेटेड नेट एसेट निकाल लो और एस्टिमेटेड गुडविल निकाल लो, और 1 ईयर तक आप वेट करो कि कोई इंफॉर्मेशन आपको फर्दर मिलती है क्या, कंसीडरिंग डेट ऑफ एक्विजिशन की नेट एसेट के लिए। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन की नेट एसेट के लिए आपको अगर कोई आगे चल के फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दो, नेट एसेट्स में चेंज कर लो, और उसका जो भी इफेक्ट जाएगा वो एनसीआई और गुडविल में आप एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको अलाउड है विद इन 12 मंथ तक। 12 मंथ के बाद आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आपने कंट्रोल ऑब्टेन किया है विदाउट द ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आपने कंसिडरेशन ट्रांसफर ही नहीं किया, कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया, तो एनसीआई 100% हो जाता है, परचेज कंसिडरेशन निल हो जाता है, बाकी सब चीजें वैसी ही होती हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन प्रोसेस है क्या, सबसे पहले मुझे चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद मुझे देखना है कि बैलेंस शीट डेट अलग है क्या, अगर अलग है तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड आएगा। ठीक है, फिर मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर डेट पर सबसे पहले मुझे चाहिए पीसी, पीसी के बाद मुझे चाहिए नेट एसेट, नेट एसेट के बाद मुझे चाहिए एनसीआई, और उसके हिसाब से मैं अपना सारे वर्किंग नोट बनाऊंगा। मेरा पहला वर्किंग नोट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, जिसको हमने बहुत अच्छे से किया। जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट करते हैं तो हम सब्सिडरी कंपनी मतलब एक्वायरी कंपनी के सारे रिजर्व्स लिख देते हैं। अकॉर्डिंगली डेट ऑफ एक्विजिशन पर कितने रिजर्व थे नहीं पता, तो ओपनिंग रिजर्व्स कितने थे, क्लोजिंग रिजर्व कितने थे, और चेंजेस कॉलम में बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। चेंजेस कॉलम में बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। इक्विटी कैपिटल हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब सबसे पहले इन रिजर्व्स में हम 3 बड़े एडजस्टमेंट्स करते हैं, एबीडी। ए फॉर एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट हटाते हैं जानबूझ के, ताकि टाइम एडजस्टमेंट सही तरीके से कर पाए। बोनस का इफेक्ट देते हैं। बोनस का इफेक्ट करने के लिए आपको यह देखना है कि बोनस की एंट्री पास हो चुकी है कि पास नहीं हुई है। अगर एंट्री पास हो चुकी है तो गलती से वो चेंजेस कॉलम में के प्रॉफिट से लेस हो गया होगा बैलेंसिंग फिगर निकालने के चक्कर में, जहां पर आप उसको ऐड करते हो और प्री कॉलम से लेस करते हो, क्योंकि बोनस हमेशा माना जाता है कि प्री प्रॉफिट्स में से ही दिया जाएगा। ठीक है, और अगर बोनस की एंट्री पास नहीं हुई तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ माइनस करना है प्री प्रॉफिट से, डेट ऑफ एक्विजिशन के प्रॉफिट से। इसके अलावा आपको डिविडेंड देखना है। डिविडेंड अगर करंट ईयर में पे किया गया है तो आपको वो ऐड बैक करना है। अब आपके जो प्रॉफिट्स आ गए उनका आप पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का आप टाइम एडजस्टमेंट करोगे, कंसीडरिंग कि हर महीने का प्रॉफिट सेम होगा। वंस टाइम एडजस्टमेंट हो गया तो जो एबनॉर्मल आइटम आपने हटाया था उसको रीस्टेट करने का टाइम आ गया। ठीक है, अगर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड हटाया था
प्लस किया था तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस वापस से करना पड़ेगा, डिपेंड। और प्रेफरेंस डिविडेंड पूरे साल भर का होता है, और अगर डेट ऑफ एक्विजिशन बीच में है तो आपको 6 महीना प्री 6 महीना पोस्ट करके करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स आते हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके थे। उन रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट में फर्दर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आता है। रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट के चक्कर में उसमें डीटीए डीटीएल का इफेक्ट आता है। उसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट का इफेक्ट आता है। अनरियलाइज प्रॉफिट का इफेक्ट यहां पर क्यों आता है, हमने उसमें एक बहुत सिंपल बात पढ़ी थी कि जिस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो उसके रिजर्व से निकलेगा। अगर हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं सब्सिडरी कंपनी का, तो अगर सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था वाइल सेलिंग द गुड्स, तो सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स में से वो प्रॉफिट हटेगा। तो ये प्रॉफिट इसीलिए हम हटा रहे हैं क्योंकि सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को गुड्स बेचे थे और प्रॉफिट कमाया था, और उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट आ सकता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स अगर असेट बेची गई थी। तो अगर होल्डिंग कंपनी ने असेट बेची थी सब्सिडरी कंपनी को प्रॉफिट पर, तो सब्सिडरी कंपनी ने ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, जिसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट उसको कम करना पड़ेगा। फाइनल बैलेंसेस आ जाते हैं। फाइनल बैलेंसेस में आप इक्विटी शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी का ऐड करते हो हमेशा बोनस शेयर्स के बाद का इक्विटी कैपिटल ऐड करते हो, एंड हियर यू गो यू गॉट योर नेट असेट्स। और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स आते हैं उसमें आप होल्डिंग और एनसीआई का प्रपोर्शन निकाल लेते हो। एनसीआई की वर्किंग में ऐसे कौन कौन से बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स हैं, सारे एडजस्टमेंट्स हैं जो आते हैं। एनसीआई एक तो डेट ऑफ एक्विजिशन पर निकलता है, या तो फेयर वैल्यू या तो प्रपोर्शन ऑफ नेट असेट्स। सबसे पहले एनसीआई को आप शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस दोगे, चाहे वो पीएनएल वाला शेयर हो, चाहे वो ओसीआई वाला शेयर हो, चाहे वो किसी भी रिजर्व वाला शेयर हो। फिर एनसीआई में आप डिविडेंड माइनस करोगे, अगर ड्यूरिंग द ईयर इक्विटी डिविडेंड पे किया गया था तो माइनस आप डिविडेंड करोगे, माइनस आप इक्विटी डिविडेंड करोगे जो उसको ऑलरेडी मिल चुका है। फिर आप एनसीआई में गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस का शेयर माइनस करोगे अगर गुडविल फुल गुडविल होगी तो। और लास्ट में चेन होल्डिंग का जो एक इफेक्ट हमने पढ़ा था, चेन होल्डिंग के इफेक्ट में एनसीआई का जो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो माइनस करोगे। एनसीआई इस तरीके से आ जाएगा। जब हम कंसोलिडेट अदर इक्विटी निकालते हैं, कंसोलिडेट अदर इक्विटी ऑफ द ग्रुप निकालते हैं, मतलब पीएनएल ऑफ द ग्रुप, तो सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का इंडिविजुअल बैलेंस ऑफ द पीएनएल या ओसीआई या अदर कंपोनेंट्स में जो भी होगा। अब होल्डिंग कंपनी को क्या क्या मिला या क्या क्या माइनस हुआ। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स में अगर कोई रेक्टिफिकेशंस है, हमने एक ईश्वर लिमिटेड विनायक लिमिटेड को क्वेश्चन देखा था, उसमें रेक्टिफिकेशंस थे, ठीक है ना, ईश्वर विनायक में। फिर उसके बाद होल्डिंग कंपनी को जो सब्सिडरी कंपनी से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला या लॉस मिला वो आएगा। होल्डिंग कंपनी को जो डिविडेंड ऑलरेडी मिल गया तो हमने ऊपर स्टेटमेंट में ऐड बैक किया, जिसका लेस हम डायरेक्टली यहां से करेंगे। होल्डिंग कंपनी ने स्टेप एक्विजिशन में अपने प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू किया, जिसका फेयर वैल्यू गेन बुक करना पड़ेगा यहां पर प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का। होल्डिंग कंपनी ने अगर गुड्स बेचे थे सब्सिडरी कंपनी को, तो उसके गुड्स में अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक है जिसका अनरियलाइज प्रॉफिट बुक करेगा होल्डिंग कंपनी अनरियलाइज प्रॉफिट हटाएगा, एलिमिनेट करेगा, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को कोई असेट बेची थी प्रॉफिट पर, तो होल्डिंग कंपनी ने उस असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सेस लगा दिया होगा, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन हटाएगा, ठीक है। शेयर ऑफ पेरेंट इन द गुडविल इंपेयरमेंट, जो भी गुडविल इंपेयर होगी, अगर पार्शियल गुडविल है तो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, फुल गुडविल है तो उसमें जो पेरेंट का शेयर का लॉस होगा वो माइनस करेगा अपने पीएनएल से। प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर फ्रॉम सब्सिडरी रिसीवेबल, मान लो सब्सिडरी कंपनी ने ईयर एंड में, करंट ईयर के एंड में प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो होल्डिंग कंपनी ने अगर उसके प्रेफरेंस में कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिलना चाहिए, जो वो यहां पर ऐड करेगा अलग से, ठीक है। गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, एक क्वेश्चन हमने किया था हैमर और स्लीक का, जहां पर हैमर लिमिटेड ने स्लीक लिमिटेड के इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसके डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया था, तो डिबेंचर इन्वेस्टमेंट को हम गुडविल कैपिटल रिजर्व की वर्किंग में न ले जाके इंटर कंपनी डेट कैंसिल आउट करते हैं, और कैंसिल आउट में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो होल्डिंग कंपनी के पीएनएल में एडजस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा गेन लॉस ड्यू टू चेंज इन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, आपने किया याद होगा, चेंज इन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, जब होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी को बेच रही है और लॉस ऑफ कंट्रोल अगर हो रहा है, अगर लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो वो जो भी डी रिकॉग्निशन करेगी नेट एसेट्स का, एनसीआई का, गुडविल का, तो उसमें जो भी डिफरेंस आएगा तो वो लॉस ऑफ कंट्रोल के चक्कर में डिफरेंस अपने पीएनएल में ट्रांसफर करेगी। पर अगर नो लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है कि मान लो 80% में से हमने सिर्फ 10% सेल किया, तो जो भी डिफरेंस आएगा एनसीआई बढ़ जाएगा और जो डिफरेंस आएगा वो अदर इक्विटी में जाएगा, इसीलिए ये डायरेक्टली अदर इक्विटी में गया, तो डिफरेंस या तो रिटेन अर्निंग में जाएगा पीएनएल में, या तो अदर इक्विटी में जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करके उसका कंसोलिडेट अदर इक्विटी का बैलेंस आता है। एबनॉर्मल डिस्कस कर लिया, बोनस डिस्कस कर लिया, ठीक है, डिविडेंड डिस्कस कर लिया, सबसे पहले आपको ऐड बैक करना है, फिर डायरेक्टली डिडक्ट करना है। फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स हमने डिस्कस कर लिया कि डेट ऑफ एक्विजिशन पर हमें बुक वैल्यू ऑफ एसेट और मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट को कंपेयर करना है, और हमें गेन लॉस निकालना है डेट ऑफ एक्विजिशन पर, नेट एसेट में इसका इफेक्ट आएगा और डीटीए डिटेल का भी इफेक्ट आएगा। फर्दर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आपके पोस्ट एक्विजिशन कॉलम में आएगा, ठीक है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमने एक ही बात डिस्कस की थी, जिसने प्रॉफिट कमाया उसके रिजर्व से हटाओ, सब्सिडी ने प्रॉफिट कमाया तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सब्सिडी के रिजर्व से हटाओ पोस्ट एक्विजिशन कॉलम से, होल्डिंग ने प्रॉफिट कमाया तो होल्डिंग के रिजर्व से हटाओ, ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बाद स्टेप एक्विजिशन, इसके बस दो ही इफेक्ट होते हैं स्टेप एक्विजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट की एरिया है। स्टेप एक्विजिशन में हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज निकालेंगे तो वहां पर हमें प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू करना है, जो भी डिफरेंस आएगा
कॉस्ट ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का, तो उस डिफरेंस को होल्डिंग कंपनी अपने P&L में ले जाके प्लस माइनस कर लेगी, लॉस माइनस प्रॉफिट प्लस। सिर्फ इसका एक ही एडजस्टमेंट आता है और कुछ नहीं। मतलब स्टैक इक्वेशन दिखने का जो इतना भारी दिख रहा है उसका बस एक ही एडजस्टमेंट है, एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल अगर फुल गुडविल है तो इस टाइप की एंट्री का इफेक्ट आपको देना है। फुल गुडविल है तो होल्डिंग कंपनी कुछ लॉस बेयर करेगी, एनसीआई कुछ लॉस बेयर करेगा, एनसीआई के वर्किंग में जाएगा, होल्डिंग के वर्किंग में जाएगा और गुडविल चला जाएगा। पर अगर पार्शियल गुडविल है तो होल्डिंग कंपनी ही पूरा लॉस बेयर करेगी, ठीक है। ईश्वर लिमिटेड, विनायक लिमिटेड का कोई क्वेश्चन किया था जिसमें हमने पार्शियल गुडविल था पर उसको इंपेयर करने के लिए हमने नोशनल गुडविल निकाली, पूरा रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया, वो वाली वर्किंग थी। रिवर्स एक्विजिशन हमने आज देखा। रिवर्स एक्विजिशन दो प्रकार के होते हैं, जहां पर एक होता है एक्विजिशन थ्रू शेयर्स और दूसरा होता है मर्जर ऑफ 2 और मोर कंपनीज। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स में हम बेसिकली सबसे पहले परसेंटेज चेक करते हैं कि 50% से ज्यादा हमें वापस से कंट्रोल आ गया, हाँ आ गया, तो हमें डीम्ड पीसी निकालना पड़ता है। डीम्ड पीसी बेसिकली हम जो अकाउंटिंग एक्वायरर होता है वो अपने ही शेयर के हिसाब से डीम्ड पीसी निकालता है कि मेरे शेयर अगर आज इतने हैं और मेरे पास इतना कंट्रोल है तो वो मेंटेन करने के लिए बाकी शेयर मुझे कितने इशू करने चाहिए, मेरी फेयर वैल्यू के हिसाब से मुझे पीसी आ गया। पीसी को मैं कंपेयर करूंगा उसके लीगल अक्वायरर के नेट असेट्स के साथ जो कि फेयर वैल्यू पे होंगे और मुझे गुडविल मिल जाएगा, ठीक है। पर जो बैलेंस शीट बनेगी वो लीगल अक्वायरर के नाम पे बनेगी, शेयर कैपिटल भी वो ओरिजिनल आएगा जो लीगल अक्वायरर का होता है। रिवर्स एक्विजिशन एक और होता है मर्जर वाला, जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी मर्ज होकर एक तीसरी कंपनी बन रही है, पर तीसरी कंपनी में कंट्रोल कर रही है सिर्फ पुरानी एक ही कंपनी का कोई मैनेजमेंट, तो उस केस में भी डीम्ड पीसी निकालते हैं। डीम्ड पीसी विल बी द सामने वाली कंपनी का फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर और उस हिसाब से हम बाकी का अकाउंटिंग सेम करते हैं जो हमने ऊपर भी पढ़ी। फिर हमने डिस्कस किया सीसीबीसी, कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन में बेसिकली पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो होता है। ट्रांसफरर ट्रांसफरी होता है। ट्रांसफरर जो कंपनी बेच रहा है वो असेट हटाएगा क्रेडिट, लायबिलिटी हटाएगा डेबिट और डिफरेंस जाएगा पीएनएल में, लॉस और गेन में, ठीक है। और जो ट्रांसफरी कंपनी होता है वो असेट्स लेके आएगा बुक वैल्यू पे, लायबिलिटीज लेके आएगा बुक वैल्यू पे, रिजर्व्स लेके आएगा चाहे नेगेटिव रिजर्व्स हो लेके आएगा, पीसी देगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व में लेके जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। चाहे वो दोनों में से कोई भी तरीका हो। फिर डीमर्जर में हमने देखा कि जो कंपनी डीमर्ज हो रही है असेट हटाएगी, लायबिलिटी हटाएगी, डिफरेंस जाएगा लॉस क्योंकि उसको पीसी नहीं मिल रहा है। पर रिजल्टेंट कंपनी एक कंट्रोल एक्वायर कर रही है तो नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो करेगी, गुडविल निकालेगी, गुडविल निकालने के लिए नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे करेगी, नेट एसेट को फेयर वैल्यू पे करेगी, पीसी जो भी देगी उसको नेट एसेट के साथ मैच करेगी और गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज निकालेगी, ठीक है। डीमर्जर। फिर चेन होल्डिंग हमने देखा। चेन होल्डिंग में गिनती का हमने एक एडजस्टमेंट देखा कि जो सब्सिडरी 1 का इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी 2 में है उस इन्वेस्टमेंट के 2 हिस्से करेंगे, होल्डिंग का शेयर और सब्सिडरी 1 के एनसीआई का शेयर। होल्डिंग का शेयर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो तो गुडविल कैपिटल की वर्किंग में चला जाएगा, पर जो सब्सिडरी 1 के एनसीआई का जो हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट में, वो एनसीआई की वर्किंग में जाके माइनस हो जाएगा, नहीं तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, ठीक है। फिर चेंज इन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ पेरेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी अगर एडिशनल शेयर्स परचेज कर रहा है एनसीआई गिर जाएगा प्रोपोर्शनेटली, एनसीआई गिर जाएगा प्रोपोर्शनेटली टू बैंक जो भी हमने परचेज किया, डिफरेंस जाएगा अदर इक्विटी में। होल्डिंग कंपनी कुछ शेयर्स बेच रहा है पर विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, 80 का 70 कर रहा है विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, बेच रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू एनसीआई बढ़ेगा। एनसीआई कितना बढ़ेगा? एनसीआई बढ़ेगा भाई जो भी नेट एसेट है इस दिन और प्लस गुडविल डिवाइडेड बाय पहले कितना एनसीआई था अब कितना एनसीआई हो जाना चाहिए, मतलब एनसीआई बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कैसे होगा? जो भी आज की असेट और नेट असेट और गुडविल है उसके प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो डिफरेंस आएगा वो अदर इक्विटी में जाएगा। बट अगर होल्डिंग कंपनी अपना कंट्रोल लॉस कर देती है, लॉस्ट कर देती है तो एक्विजिशन अकाउंटिंग फॉलो नहीं होगी। नेट असेट जो आज के दिन पर है वो डीरिकॉग्नाइज हो जाएंगे, टू असेट्स लायबिलिटीज डेबिट, गुडविल टू कैपिटल डेबिट, एनसीआई डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट। अगर उसने कुछ रिटेन इन्वेस्टमेंट रिटेन करके रखे हैं 10-15%, 20%, तो उसको वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा और जो भी डिफरेंस आएगा वो जाएगा पीएनएल में, जो भी डिफरेंस जाएगा वो जाएगा पीएनएल में। हाँ, इसी मोमेंट पर अगर उसने ड्यूरिंग द एक्विजिशन अगर कोई ओसीआई शेयर रिकॉर्ड करके रखा था अपनी बुक्स में तो वो ओसीआई को भी रिवर्स करके आइदर पीएनएल में लेके जाएगा और रिटेन अर्निंग में डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में लेके जाएगा। पीएनएल में कब लेके जाएगा? जब ओसीआई आरपीएल कैटेगरी का होगा, रिटेन अर्निंग में या जनरल में लेके जाएगा जब वो एनआरपीएल कैटेगरी में होगा। तो दैट्स इट। बिजनेस एक्विजिशन वर्सेस एसेट एक्विजिशन, बस इसमें आपको ये चेक करना होता है कि एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ऐसा तो नहीं कि बिजनेस एक्विजिशन है ही नहीं, सिंपल सा एसेट एक्विजिशन है जिसके लिए कुछ इनपुट प्रोसेस आउटपुट की थ्योरी आपको रटनी है और एक कॉन्सेंट्रेशन मेथड है जिसका फॉर्मूला रटना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है गाइस। दिस वाज योर क्विक रिकैप ऑफ इंटायर बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन। आई डोंट नो इन हाउ मेनी मिनट्स, मे बी इन 15 to 20 मिनट्स। थैंक यू सो मच गाइस, मजा आ गया। चलो ये मार्गी ने देखो इमोजी भी डाल दी। तुषार थैंक यू सो मच, मजा आ गया रिवीजन में सर। मार्गी मत सर, सैल्यूट टू यू, थैंक यू मार्गी। प्रांजल डीडीडी लिख रही है, आई डोंट नो क्या है। प्रांजल मस्त, मजा आ गया सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेजल इमोजी सर, सुपर रिवीजन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो दिस वाज अ वेरी क्विक रिवीजन। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये क्विक रिवीजन उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनका कंसल्टेशन बिजनेस कमीशन ताजा ताजा हुआ है। ये क्विक रिवीजन मैं यूट्यूब पे डालूंगा, बच्चे बोलेंगे क्या डाल दिया ये। चलिए एनीवेज, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।